So, first of all, graphs of function would have about 2 to 3 marks in paper one, और पेपर टू में तकरीबन 8 to 10 मार्क्स का आता है। कुछ केसेस में 11 मार्क्स तक भी जा सकता है, बट एटलीस्ट 8 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन लाजमी आएगा पेपर टू में। तो पेपर टू का जो आपका क्वेश्चन होता है वो एक ही सेट पैटर्न के ऊपर है। सबसे पहले वो आपसे कहेंगे कि कुछ अननोन वैल्यूज हैं वो फाइंड कर लें। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं that we have been provided with some unknowns in the form of p and q। तो p और q हमें करने थे फाइंड। आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी मौजूद है। इस इक्वेशन को यूज करते हुए जो भी x की वैल्यूज हैं वो आपने सब्स्टिट्यूट करके p फाइंड करना है और फिर q फाइंड करना है। देन इन द वेरी नेक्स्ट पार्ट वो आपसे कहेंगे कि भाई प्लॉटिंग करके दे दें। तो प्लॉटिंग की भी लॉजिक मैंने आप लोगों को समझाई थी लास्ट क्लास में, और उसमें हमने ये समझा था कि प्लॉटिंग कैसे की जाती है। बस एक चीज जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि ग्राफ्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसको आप समझेंगे कैसे कि वो ग्राफ्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। तो आप उसको समझेंगे इस टेबल के थ्रू। आपको एक टेबल गिवन होगा, तो जब ये टेबल गिवन है और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है मतलब वो ग्राफ्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। अब जब ग्राफ्स ऑफ फंक्शन आप जज कर चुके हैं कि भाई क्वेश्चन ग्राफ्स ऑफ फंक्शन से है, तो अब आपका काम ये है कि आपने ग्राफ की प्लॉटिंग को समझना है कि ग्राफ की प्लॉटिंग होती कैसे है। तो ग्राफ की प्लॉटिंग करने के लिए आप ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में हमेशा मेक श्योर करते हैं कि आप एक कर्व डिजाइन कर रहे हो। यू आर डिजाइनिंग और प्रोड्यूसिंग अ कर्व एट द एंड। स्ट्रेट लाइंस नहीं बनती ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में, हमेशा कर्व्स फॉर्म होते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि हमारा जो डाटा था उसकी प्लॉटिंग के बाद हमने एक कर्व फॉर्म किया था विच सीम्ड समथिंग लाइक दिस। पार्ट बी में जब आप ये कर्व या प्लॉटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। तो पार्ट बी फ्री के 4 मार्क्स देता है आपको। वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में गिवन होते हैं, आपको ड्रॉ या डिजाइन नहीं करने होते। देन इन द नेक्स्ट पार्ट you have to figure out the values of x or maybe y for a corresponding value। जैसे x अभी हमें जो है वो फाइंड करना है और y गिवन है 20। तो y 20 पर आप क्या करेंगे, आप अपने ग्राफ को पकड़ेंगे और ग्राफ से कहेंगे कि भाई जहाँ पे y 20 है वहां पे x की वैल्यू फाइंड करके बता दो। तो आपने बस x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको लिख देना है यहाँ पे। like we have got x as 2.5 when y was 20। तो ये आपका केस है। देन यू हैव गॉट अनदर सीक्वल जहां पर आपने y फाइंड करना है जब x कितना है 1.5। so if x is 1.5 you would just pick up the value of x 1.5 and figure out the corresponding y। तो आप corresponding y को फाइंड कर लेंगे and that is going to be your answer। जैसे यहाँ पे हमारे पास 12 आ रहा है। then in part d you need to figure out the gradient। तो gradient फाइंड करने का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जब भी कभी आपके पास कर्व लाइन आएगी लाइक दिस वन, तो आपने कर्व्स के अंदर ग्रेडियंट फाइंड करना होता है बाय द हेल्प ऑफ टेंजेंट। तो आप टेंजेंट की मदद से कर्व पे ग्रेडियंट बनाते हो। तो ग्रेडियंट बनाने के लिए क्या करना है, मुझे टेंजेंट मार्क करना है। अब टेंजेंट की पूरी एक लॉजिक है, एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा आप लोगों को और उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि टेंजेंट कैसे मार्क किया जाता है। देन मूविंग फॉरवर्ड, ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप तमाम ही मेरे काबिल स्टूडेंट्स को मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई है, चैप्टर नंबर 5 और 6 जब हमने पढ़ा था तो वहां पर ग्रेडियंट को हम रिपीटेडली कवर कर रहे थे। ग्रेडियंट इज m which is having the value y2 minus y1 divided by x2 minus x1। एक क्वेश्चन और करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रिकैप हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है लास्ट पार्ट जो कि सबसे मुश्किल पार्ट होता है, और अगर आपको समझ में आ जाए तो इजीएस्ट भी होता है। तो अगर समझ में नहीं आया तो सबसे मुश्किल, समझ आ गया तो सबसे इजी। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपने क्या करना होता है, आपने इक्वेशन को सिमिलर फॉर्मेट पे लाना होता है कंपेयर टू दी इनिशियल इक्वेशन। तो आप अगर देख सकें आपके पास इक्वेशन गिवन है यहाँ पर 2x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर मुझे ये इक्वेशन गिवन है, आई जस्ट नीड टू पिक दिस अप
और मुझे कंपेयर करवाना है अपनी इस नई इक्वेशन को विद द इनिशियल इक्वेशन जो कि हमारे पास थी कुछ इस जगह पे। If you see, we have an equation over here, y is equals to 2x square plus 7. तो आपने बस y is equals to 2x square plus 7 को पकड़ना है और कंपेयर करवा देना है इस नई इक्वेशन के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कंपेयर करने के लिए साइड बाय साइड लिख भी दिया है इन दोनों को। So what you see over here is that your 2x square is same for both of the equations, but your values on like beside of 2x square are different। तो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन में था +7, साथ में था इक्वल्स टू y, जबकि जो नई इक्वेशन आई है मेरे पास उसमें हमें गिवन है +1। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कर देंगे +6 ताकि ये 7 के इक्विवेलेंट हो जाए। अब जो भी हम लेफ्ट साइड पर कर रहे हैं वही हमने राइट साइड पे भी करना है। तो आपके पास इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसे बनती है दैट यू वुड बी लेफ्ट आउट विद 2x स्क्वायर +1 +6 इज इक्वल्स टू 0 +6। तो मुझे नजर आ गया कि भाई मेरे पास 2x स्क्वायर +7 आ चुका है अब, जस्ट लाइक द एक्चुअल इक्वेशन। लेकिन राइट साइड ऑफ द इक्वल्स टू पे मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 6, जबकि ओरिजिनल इक्वेशन में कितना था y। तो अब मैं इन दोनों को पकड़ के कंपेयर करवा दूंगा। y इक्वल्स टू 6 मेरे पास आ चुका है, एज यू कैन सी ओवर हियर आई हैव गॉट y इज इक्वल्स टू 6। और मैंने क्या करना है, वापस ग्राफ पे जाना है और y इज इक्वल्स टू 6 पे जो भी मेरा पॉइंट बन रहा होगा उस पॉइंट को पकड़ के अपना फाइनल आंसर डिफाइन कर देना है। लाइक y इक्वल्स टू 6 वुड बी समवेयर हियर। यहाँ से हम ग्राफ की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करेंगे और वो हो जाएगा हमारा आंसर फॉर x। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं x को फिगर आउट। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो आपको 10 से 11 मार्क्स देने के बाद खत्म हो जाता है। अब एक अच्छी खबर ये है कि आप जो भी वर्किंग करते हैं यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, जितनी भी वर्किंग आप कर रहे हैं, वेदर बी इट द प्लॉटिंग, whether be it the gradient, finding the unknown, finding the unknowns with the help of equation, आपने चार अलग चीजें यहाँ समझी हैं। सबसे पहले आपने पार्ट बी में किया है प्लॉटिंग, उसके बाद आपने फाइंड किया था अननोन्स को बाय यूजिंग द ग्राफ दैट यू प्लॉटेड, देन यू फिगर्ड आउट द ग्रेडियंट, और आखिर में आपने अननोन फाइंड किया था बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो चार अलग चीजें हैं ये, लेकिन चारों रिलेट किससे कर रही हैं, ग्राफ से रिलेट कर रही हैं। यू समहाउ नीड टू यूज द ग्राफ इन ऑल फोर ऑफ दीज पार्ट्स। तो अच्छी बात यह है कि जब भी कभी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर भाई जो हैं वो थोड़े से रहम दिल हो जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों की जिंदगी में वैसे ही बहुत टेंशन है, तो थोड़ी सी इनको खुशियां दे देते हैं। तो आपको छोटी छोटी खुशियां मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ ECF एंड रेंज। तो ECF क्या होता है, ECF होता है एरर कैरीड फॉरवर्ड। तो अगर कभी आप किसी एक ग्राफ की प्लॉटिंग में मिस्टेक कर देते हैं और फिर आप उसको यूज करते हैं लाइक इस पार्ट में जहाँ पे हमने ग्राफ को वापस यूज किया है, वापस गए हम पार्ट बी वाले ग्राफ पे और उससे हमने एक्स को फाइंड किया, तो अगर मेरी ग्राफ की प्लॉटिंग गलत है तो ये आंसर गलत ही आना है, लेकिन मुझे मिलेगा ECF। और ECF से ये होता है कि आपका ग्राफ अगर थोड़ा सा आउट हो गया है, थोड़ा सा प्लॉटिंग में एरर कर दिया आपने, तो आपको फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे। अब ECF लगता कैसा है, ECF लगता है बाय द हेल्प ऑफ रेंज। एग्जामिनर क्या करते हैं, एग्जामिनर ये समझ जाते हैं कि भाई रेंज में देना जरूरी है आंसर्स को, क्योंकि आप जब भी कभी प्लॉटिंग देखेंगे तो हर स्टूडेंट की जो प्लॉटिंग है, हर स्टूडेंट का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लाइक कोई स्टूडेंट ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर रहा है, किसी ने उसी ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर दिया, और किसी और स्टूडेंट का ग्राफ थोड़ा सा आउट ऊपर की तरफ से हो गया है। तो इतना मार्जिन रहता है। लाइक इफ यू सी all of your graphs are giving some different shade, some different perspective is being given by all three of these plottings। तो अब हर स्टूडेंट की अगर प्लॉटिंग अलग है तो एग्जामिनर भाई क्या करते हैं,
स्टूडेंट्स को लेवरेज देने के लिए रेंज दे देते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है 0.6, तो एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली इसमें रेंज लगा रहे हैं 0.5 से 0.8 तक। तो अब एग्जामिनर ने क्या किया है, 0.5 से 0.8 तक की रेंज दे दी है, जिससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर किसी स्टूडेंट का आंसर 0.5 है वो भी ठीक है, 0.6 भी ठीक है, 7 भी ठीक है और 0.8 भी ठीक होगा। तो इस तरीके से हम अपने जो रेंजेस हैं उनको यूज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ECF कंडीशन। लाइक एग्जामिनर आपके ग्राफ को, ऑल्दो जो आपका ग्राफ है उसमें एक सर्टेन सेट पैटर्न होता है। जैसे हमारा एक ग्राफ ठीक है, तो ऊपर वाला ग्राफ और नीचे वाला ग्राफ आपको फुल मार्क स्कोर नहीं करवाएगा, क्योंकि आपकी जो प्लॉटिंग है वो थोड़ी सी गलत हो गई है। लेकिन आप उससे जो आंसर्स निकालेंगे वो सही कंसीडर किए जाएंगे इफ दे आर लाइंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज। अब ऐसा नहीं है कि अगर 0.5 या 0.6 आंसर आना चाहिए और आप आंसर निकाल रहे हैं 4.8, तो अब ये तो किसी भी तरीके से बाय एनी मींस इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज करेक्ट। तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज है फ्रॉम दी ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। अब इसका करेंगे एक और क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 2, और फिर चलेंगे इसके एक कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड टू पेपर नंबर 1। तो आज कोशिश करनी है कि पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएं। नाउ ओवर हियर द एग्जामिनर इज सेइंग दैट y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x minus 7. So the equation is y is equals to 3x square plus 5x minus 7. और एग्जामिनर भाई ने मुझे कहा that you have got a set of value और वैल्यू जो हैं वो मुझे गिवन है एज x and y starting from -3, -2, 0, 1 एंड 4। तो ये कुछ हमारे पास वैल्यूज गिवन है। अब एग्जामिनर ने ये किया कि एग्जामिनर ने हमें दो तीन वैल्यूज गिवन दे दी हैं और एक या दो वैल्यूज पूछ रहा है फॉर वाई। तो एग्जामिनर ने ये किया है दैट ही गेव मी +5 over here, then he gave -5 over here, then -7, then 3 and 5 8। ओके, यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया है p, और साथ में जो हमारा x4 है उस पर भी इन्होंने मुझे वैल्यू दे दी है, विच इज गोइंग टू बी 61। तो कुछ इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू फिगर आउट p एंड फॉर दैट ही विल रिवॉर्ड यू 1 मार्क। तो अब जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है जहां पर आप एक अननोन फाइंड करते हैं या कुछ रेयर केसेस में दो अननोन्स फाइंड करते हैं, तो वो यूजुअली 1 से 2 मार्क्स का होता है डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ अननोन्स। एक अननोन पूछ रहे हैं तो 1 मार्क मिलेगा, दो अननोन पूछ रहे हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अभी आप लोगों ने करना है फाइंड और मुझे बताना है आंसर फॉर पी। जल्दी से करें इसे सॉल्व और बताएं पी कितना आ रहा है। बाय द वे दिस इज अ प्रॉपर पेपर 2 क्वेश्चन, तो आप लोग सब कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो पेपर 2 में अलाउड है, वेदर बी इट IGCSE और ओ लेवल्स। और IGCSE वालों के ज्यादा मजे हैं, उनको पेपर 1 में भी अलाउड होता है। तो अगर कोई ओ लेवल्स वाला भी हो तो वो पेपर 2 में कैलकुलेटर यूज कर सकता है। तो अगर आप चाहें पी फाइंड करने के लिए तो ये आप यूज कर सकते हैं।
जरा कैलकुलेटर यूज करें जल्दी और पी की वैल्यू बताएं कितनी आ रही है। आपने करना ये है कि एक्स मेरे पास देखें पी के अगेंस्ट में कितना गिवन है 1। तो आप जो भी इक्वेशन है उसको पिक करेंगे। यू विल यूज द इक्वेशन विच इज y इज इक्वल्स टू 3। अब x की जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1। तो 3 1 स्क्वायर देन 5 1 -7। इसको आप करें सॉल्व कैलकुलेटर में डाल के तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इज देयर एनीवन हु हैज गॉट द आंसर? ओके, तो 1 आंसर आ रहा है फॉर पी। ठीक हो गया, डन है। तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज जो हैं वो सेटअप हो चुकी हैं। एग्जामिनर भाई कह रहे हैं दैट आई नीड टू प्लॉट द ग्राफ फॉर द गिवन वैल्यूज। अब एग्जामिनर ने ये किया है दैट ही हैज नॉट गिवन मी द प्लॉटेड ग्राफ। उसने मुझे एक प्लॉटेड ग्राफ नहीं दिया है। उसने सिर्फ मुझे ये कहा है दैट टेकिंग द स्केल ऑफ 5 यूनिट्स for 1 centimeter on y-axis and 1 centimeter and 1 unit on x-axis। तो इन्होंने सिर्फ मुझे स्केल दिया है, ना ही मुझे रेंज बताई है वैल्यूज की और ना ही मुझे इन्होंने प्लॉटिंग करके दी है। तो इस पार्ट में थोड़ी सी मुश्किल हमारी बढ़ गई है। ऑल्दो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था वहां पर मुझे प्लॉटेड टेबल गिवन था, प्लॉटेड ग्राफ गिवन था। तो वहां पे मुझे सिर्फ पॉइंट्स रखने थे और कर्व बनाना था। अब यहाँ पर मुझे पूरा जो चार्ट है या पूरा जो अपना ग्राफ है उसको डिजाइन भी करना होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग अप विद योर ग्राफ आप सबसे पहले चेक करेंगे अपनी वैल्यूज को। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो जा रही है -3 से +4 तक। तो आपकी वैल्यूज x की जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में ऑलमोस्ट बराबर हैं। जबकि अगर हम अपने y को देखें तो y में सबसे कम वैल्यू है -7 और सबसे ज्यादा वैल्यू है +61। तो -7 से 61 तक हमारी रेंज बन रही है। अब यहाँ पर सीन ये है कि आप अगर वैल्यूज को देखें तो x में वैल्यूज तकरीबन बराबर हैं, वेदर बी इट नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जबकि y में आपकी वैल्यूज नेगेटिव में बहुत थोड़ी हैं विच इज -7 और पॉजिटिव में काफी बड़ी वैल्यू है हमारे पास विच इज 61। तो इसको जहन में रखते हुए आपने क्या करना है, आपने अपना एक्स एक्सेस बनाना है इक्वल ऑन बोथ साइड्स, जबकि वाई एक्सेस में आप ज्यादातर वैल्यूज रखेंगे पॉजिटिव में, जबकि थोड़ा सा वाई एक्सेस आप रखेंगे नेगेटिव में। एज यू कैन सी द नेगेटिव वाई एक्सेस हैज बीन टेकन अप इन अ वेरी स्मॉल पोर्शन कंपेयर टू द वाई ऑफ पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाई एक्सेस जो कि नीचे होता है वो हमने थोड़ा सा लिया है क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज भी बहुत माइन्यूट हैं। जबकि आपका जो पॉजिटिव वाई है वो हमने लिया है काफी लंबा, काफी बड़ी वैल्यूज हैं वहां पर। तो उसको हमने काफी लेंदी करके रखा है। नाउ टेकिंग अप द स्केल यू हैव गॉट 5 यूनिट्स फॉर 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस। मतलब आप अगर जीरो से स्टार्ट होते हैं विच इज राइट ओवर हियर, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो जीरो से स्टार्ट होते हुए आप हर एक बॉक्स पे 5 सेंटीमीटर चेंज लेकर आएंगे। सो यू वुड टेक इट एज एवरी वन बॉक्स गिविंग अ चेंज ऑफ 5 यूनिट्स। तो आपके पास आ जाएगा 5 10 15 20 एंड सो ऑन। तो आप ऐसे जाते हुए कहाँ तक लेकर जाएंगे अपनी वैल्यूज को? 61 से थोड़ा सा आगे, बिकॉज योर लास्ट वैल्यू इज 61। 61 आपकी आखिरी वैल्यू है पॉजिटिव आई में। तो आपने 61 से थोड़ा आगे प्लॉटिंग करनी है। सो यू विल हैव 25 30 35 40 45 50
55, 60 एंड 65। आप चाहें तो 65 पे रुक जाएं और चाहें तो थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। नाउ वंस वी आर डन विद द प्लॉटिंग ऑन पॉजिटिव वाई, अब नेगेटिव वाई की बारी है। तो नेगेटिव वाई में आप रखेंगे -5 और फिर रखेंगे -10। -7 तक आपने जाना था नेगेटिव वाई में, तो आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, लाइक आई एम गोइंग अंटिल -20। नाउ वी आर डन विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई। तो अब आ जाते हैं एक्स के ऊपर। तो पहले हम प्लॉटिंग करेंगे एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की। सो आई हैव 1 ओवर हियर, देन 2, देन 3 एंड देन 4, और आखिर में 5 या 6 तक भी हम जाएंगे, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज +4। तो +4 तक मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा और स्केल को मैंने जहन में रखना है दैट आई हैव टू यूज 1 सेंटीमीटर फॉर 1 यूनिट। यानी हर एक बॉक्स के बाद 1 सेंटीमीटर आपको एक बॉक्स बता रहा है बेसिकली। तो हर एक बॉक्स के बाद आपने कितना यूनिट चेंज करना है? 1 यूनिट चेंज करना है। सो यू वुड इंक्रीज बाय 1 एंड यू वुड डू द सेम फॉर द नेगेटिव एक्स। तो -1 से आपने स्टार्ट लिया है, -2, -3, -4 और -5 तक चले जाएंगे। हमें जाना कहाँ तक था? -3 तक जाना था। आई हैड टू गो अंटिल -3। तो हम कहाँ तक चले गए हैं? हम चले गए हैं -5 तक। तो कुछ इस तरीके से आपकी प्लॉटिंग हो गई है कंप्लीट। वंस यू आर डन विद द प्लॉटिंग ऑफ योर ग्राफ, like putting up the point, setting up the axis, once you are done with that, अब आपने यूज करना है अपना टेबल। जो टेबल आपको गिवन था, यहाँ पर p की वैल्यू मैं लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए, विच इज टर्निंग आउट टू बी 1। अब 1 बाय 1 मैंने इन वैल्यूज को पिक करना है, लाइक आई हैव -3 एंड 5। अब x में -3 इधर है और y में 5 यहाँ पे है। तो आप लेंगे वो पॉइंट जो y एक्सिस में कहाँ पे है? 5 पे, और x एक्सिस में -3 पे, विच इज ओवर हियर। तो इस तरीके से आपका पहला पॉइंट हो गया है प्लॉट। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है -2 एंड -5। तो आपने -2 पिक किया यहाँ से और -5 रखा हुआ है नीचे। तो अब मैंने लेना है -5 और -2, which is right over here. So we are now done with this point as well. उसके बाद मेरे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट, विच इज 0 एंड -7। अब 0 में प्रॉब्लम होती है ज्यादातर स्टूडेंट्स को कि उन्हें समझ नहीं आता कि भाई 0 कहाँ पर लाई कर रहा होगा। तो अब क्योंकि मैं 0 और -7 प्लॉट करने लगा हूं, तो आप देखें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 का मतलब है मेरा जो वाई का पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा होगा, कहीं और लाई नहीं कर सकता वो। तो उसने कहाँ लाई करना है? वाई एक्सिस पे ही लाई करना है, और -7 के पॉइंट पर। -7 वुड बी समवेयर हियर, कुछ इस जगह पे होगा -7। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एज 1, 1। तो 1, 1 आपने लेना है पॉजिटिव एक्स में और पॉजिटिव वाई में। तो ये हमारा कुछ पॉइंट बन जाएगा 1, 1 का। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है विच इज 4 एंड 61। तो 4 हमारे पास एक्स में है और 61 वाई एक्सिस में। तो कुछ इस जगह पे हमारा पॉइंट आ जाएगा फाइनल। और यहाँ से आप अगर नोटिस करें तो आपकी जो प्लॉटिंग है उसके सारे पॉइंट्स अब आप पिक कर चुके हैं। यू हैड 5 पॉइंट्स, you have picked up and mentioned all of those 5 points. You just need to connect them by a curve. और कर्व के लिए आपने कोशिश करना है कि आपकी पेंसिल जितनी स्मूथ हो, जितनी शार्प हो, उतना अच्छा है। सो इफ यू सी क्लोजली, मेरा जो कर्व है वो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा। आई एम नॉट गोइंग लाइक दिस। मैं स्ट्रेट लाइंस बनाकर नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग विद द स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस बनाना अलाउड नहीं है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। लेकिन क्योंकि हम स्ट्रेट लाइंस नहीं बना रहे हैं,
तो स्ट्रेट लाइंस ना बनाते हुए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, एंड दैट इज कर्व। अब कर्व की खास बात यह है कि आप जब कर्व बनाएंगे तो आपका जो बॉटम पॉइंट है वो आपके लीस्ट पॉइंट से भी नीचे चला जाएगा। लाइक अगर आप इन दो पॉइंट्स को कर्व के थ्रू कनेक्ट करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। लाइक योर बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ इज बिलो देन दी लोएस्ट पॉइंट। आपके जो लोएस्ट पॉइंट से उनसे भी नीचे जा रहा है आपका कर्व, एंड दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। बच्चों को टेंशन हो जाती है कि सर हमारा जो कर्व है वो पॉइंट से भी नीचे जा रहा है, तो क्या ये गलत है या सही है? ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आपने बस ये मेक श्योर करना है कि आपका कर्व स्मूथली ड्रॉन हो और उसमें कोई लाइक ग्लिचेस ना हो, और साथ में उसको बिल्कुल शार्प पेंसिल से बनाना है और स्मूथ रखना है। स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल यूज नहीं करनी, और हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। लाइंस अगर बन रही हैं तो ऐसी हो, ना कि ऐसी। हाथ का शेक होना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ऑल्दो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बिकॉज यू विल बी हैविंग द रेंज इन आंसर्स, लेकिन फर्क जरूर पड़ता है। ऑल्दो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लॉटिंग के मार्क्स कट सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि हाथ में शेकीनेस ना हो व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर कर्व। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू विल बी रिवॉर्डेड विद 4 स्ट्रेट मार्क्स। तो अब ये 4 मार्क्स आपको यहाँ पर रिवॉर्ड हो गए हैं। पहला मार्क आपके पास था ग्राफ का, फर्स्ट मार्क वॉज फॉर ग्राफ, लाइक जो आपने वाई एक्सेस बनाया, एक्स एक्सेस बनाया, फर्स्ट मार्क वहां पे था। देन योर 2 मार्क्स विच वॉज सेकेंड एंड थर्ड मार्क, दैट वॉज फॉर प्लॉटिंग। तो आपने जो प्लॉट किए पॉइंट्स को, वो सब आपको रिवॉर्ड करवाएंगे सेकेंड और थर्ड मार्क। तो ये जो आप देख रहे हैं, हमारे पास 5 पॉइंट्स है, हमने ये 5 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए सही जगह पे, सही लोकेशन पे, तो हमें मिल जाएगा सेकेंड और थर्ड मार्क। सेकेंड और थर्ड मार्क की लोकेशन और जो इनकी एलोकेशन है वो कुछ इस तरीके से होती है, दैट योर सेकेंड मार्क वुड बी रिवॉर्डेड ऑन फर्स्ट पॉइंट्स। लाइक 3 पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर दिए तो आपको 1 मार्क यहाँ पर प्लॉटिंग का मिल जाएगा। जैसे ही आप फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट सही मार्क कर देते हैं तो आपको थर्ड मार्क भी रिवॉर्ड हो जाता है। लेकिन अगर आपने 1 पॉइंट गलत मार्क कर दिया, लाइक दिस वन वाज रॉन्ग, तो आपका थर्ड मार्क कट हो जाएगा। ऑल्दो आपने 4 पॉइंट्स ठीक मार्क किए हैं, लेकिन थर्ड मार्क आपको नहीं मिलेगा until you have completed your fifth point correctly as well. Now I hope the marking scheme is clear on this. इसके बाद हमारे पास आ जाता है आखिरी मार्क, एंड दैट इज फॉर दी कर्व। तो आपका जो फोर्थ मार्क है दैट वुड बी फॉर कर्व। कर्व ठीक से बना हुआ है, शेकीनेस नहीं है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है, पॉइंट्स जितने भी थे वो सब सही से कनेक्टेड हैं, तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल और फोर्थ मार्क। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग डिवीजन होती है इस क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पे एग्जामिनर आपसे कहेंगे दैट यू नीड टू फाइंड x when y is equals to 48। तो y 48 पे मुझे फाइंड करनी है x की वैल्यू, और इसके लिए मुझे मिलेगा 1 मार्क। तो यूजुअली ये 1 मार्क का ही आता है। कभी अगर एग्जामिनर आपसे ज्यादा खुश होंगे, घर वालों ने एग्जामिनर भाई को प्यार मोहब्बत से पेपर चेक करने भेजा होगा, तो फिर एग्जामिनर भाई क्या करेंगे, आपको 2 मार्क्स के लिए देंगे ये क्वेश्चन। तो यूजुअली 1 मार्क के लिए आता है, क्योंकि एग्जामिनर के जो घर वाले हैं वो ज्यादा खुश नहीं रखते एग्जामिनर को, तो वो भी नाराज नाराज रहते हैं बेचारे, उम्र भी हो चुकी है बेचारी की। बाय द वे, जो चीफ एग्जामिनर है उनका सेशन होता है, एंड आई हैव लाइक पर्सनली टॉक टू हिम अ कपल ऑफ टाइम्स। एवरी जून एंड अक्टूबर ही हैज सेशंस फॉर द टीचर्स। तो मेरी उनसे बात रही है इतने बुरे भी नहीं है, लेकिन काफी अच्छे भी नहीं है, तो बड़ा तंग करते हैं आप लोगों को। खैर, तो सीन ये है कि मुझे अब फाइंड करना है 48। तो 48 का सीन ये है कि 48 हम लेंगे वाई एक्सिस से और ग्राफ तक लेकर आएंगे, और फिर वहां से हम जाएंगे उस पॉइंट पर जो लाई कर रहा है एक्स एक्सेस पे। तो एक्स एक्सेस पे हमारी वैल्यू आ जाएगी अराउंड 3.5, 3.6। मैं ये वैल्यू कर रहा हूँ एस्टिमेट, लेकिन आप लोगों के पास होगा एक प्रॉपर ग्राफ, तो आप लोगों ने ग्राफ के थ्रू अपनी वैल्यूज को फिगर आउट करना है। अब
ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले इसको खत्म करते हैं, फिर उस क्यूरी को भी सॉल्व आउट करेंगे। सो इट्स टर्निंग आउट टू बी 3.6, एक्स आ गया मेरे पास 3.6। अगेन ये एक रेंज में आंसर होगा, तो अगर किसी का आंसर 3.5 आता है, 3.4 आता है या 3.8 भी आता है तो उनको मार्क्स रिवॉर्ड हो जाएंगे। दैट्स कम्प्लीटली ओके। अब सीन ये है कि अगर मेरे पास एक ग्राफ प्लॉटेड है लाइक दिस, एंड इट इज अ कर्व समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर है मेरे पास 2, और यहाँ पर गिवन है मुझे 3। अब लेट्स से मेरा एक पॉइंट था जो कुछ इस तरीके से बन रहा था, इट्स कमिंग आउट ओवर हियर। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, व्हाट वुड बी द वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसकी एक आसान सी ट्रिक है, एक लॉजिक है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग फिर हमेशा अपनी जो वैल्यूज हैं उनको ठीक से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले काउंट करने हैं अपने स्मॉल बॉक्सेस। कितने स्मॉल बॉक्सेस आ रहे हैं? 5 स्मॉल बॉक्सेस। फिर आपने देखनी है अपनी वैल्यूज। तो आपकी वैल्यू 2 से कहाँ इंक्रीज होकर जा रही है? 3 पे। लाइक योर चेंज इन वैल्यूज इज 1। तो डिफरेंस कितने यूनिट्स का है? 1 यूनिट का है। और बॉक्सेस कितने कंज्यूम हो गए? 5 स्मॉल बॉक्सेस कंज्यूम हो गए। मतलब मेरा जो एक स्मॉल बॉक्स होगा that would have a value of 1 divided by 5, 1 from here and 5 from here। तो इस तरीके से मैं अपने एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जब मैं अपने एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू निकालूंगा, इट इज टर्निंग आउट टू बी 0.2। मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ अभी एंड आई हॉप ओवर बाय 1 पॉइंट, आई वुड बी कमिंग टू 2.2। फिर उसके बाद आई अगेन हॉप ओवर एंड आई विल बी अराइविंग एट 2.4, और फिर हम पहुंचेंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, दैट इज टर्निंग आउट टू बी कितनी आएगी? किसी को आइडिया है? यस, एनी वन ऑफ यू हु कुड गेस? यस, एनी आइडिया? It was 2 over here, then 2.2, then 2.4, and now 2.6। वेरी गुड होदा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.6। अब आपने क्या करना है? आपने अगेन अगर आगे वैल्यू फाइंड करनी है ओवर हियर, दिस वुड बी 2.8, और फिर हम जाएंगे 3 पे। तो 0.2 के गैप से या 0.2 के स्पेस से ये वैल्यूज हो रही हैं इंक्रीज, और हमारी जो पर्टिकुलर वैल्यू मेंशन थी, जो पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन था, दैट वाज टर्निंग आउट टू बी 2.6। तो ये जो मैंने आपको लॉजिक बताई है, इस लॉजिक को रखना है आपने याद, ताकि आपकी जो वैल्यूज हैं वो आराम से आप फाइंड कर सकें विदाउट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक इन काउंटिंग द पॉइंट्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही काउंटिंग में होती है। स्टूडेंट्स जो वैल्यूज हैं उनको ठीक से या तो कंसीडर नहीं कर पाते या फिर काउंटिंग में एरर कर देते हैं। लाइक अगर यहाँ पर 2.6 आना था, तो हो सकता है स्टूडेंट ने 0.2 का डिफरेंस तो फाइंड कर लिया हो एक बॉक्स के लिए, लेकिन वो 2.6 की जगह उसे 2.8 या 2.4 कंसीडर कर लें, काउंटिंग में मिस्टेक कर दें। तो आपके जो बॉक्सेस हैं उनको एक तो आपने सही से काउंट करना है, और जो आपका डिफरेंस आप निकालते हैं फॉर ईच बॉक्स, वो भी आपने ठीक से निकालना है विदाउट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। तो ये हो गया आपका गेम कंप्लीट फॉर फाइंडिंग द वैल्यू। अब इसको मैं मिटाने लगा हूँ, एंड वी आर इनफैक्ट आई विल जस्ट लीव इट हियर। और ये आपको नोट्स में इनफैक्ट मिल जाएगा, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें इससे। अगर कभी दिल चाहे मेहनत करने का, तो गलती से अगर कभी दिल चाह जाए तो आप देख सकें इसे। खैर, तो पार्ट डी का सीन ये है कि पार्ट डी में आपसे कहा जा रहा है दैट यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट
एट, अब यहाँ पर हम ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं, लेट्स से एट -2 ऑफ एक्स। तो x -2 पे हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट। अच्छी बात यह है कि ये पार्ट आएगा आपके पास 2 मार्क्स का, और एग्जामिनर यहाँ पर आपको दिल खोल के मार्क्स देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आता है विच इज y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब यहाँ पर फर्स्ट मार्क फॉर्मूला और वैल्यूज दोनों का कंबाइंड होता है। लाइक इफ यू आर राइटिंग द फॉर्मूला एंड यू आर पुटिंग इन द करेक्ट वैल्यूज लाइक विद द करेक्ट कॉन्सेप्ट, तो आपको मिलेगा फर्स्ट मार्क, और लास्ट मार्क हमेशा की तरह आंसर का ही है। तो आ जाते हैं वापस ग्राफ की तरफ। ग्राफ में अगर आप गौर से देखें तो आपके पास जो y है वो -2 पे कितना है, सबसे पहले ये चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे अपना स्केल। स्केल से आपने -2 से वैल्यू फिगर आउट करनी है फॉर y। तो आपने स्केल रखा -2 पर, जो कि x की वैल्यू थी, और उसके बाद फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम y को। तो अब मुझे y की वैल्यू मिल गई है विच इज समवेयर हियर, एंड वी कैन कंसीडर इट टू बी -7। तो हम इसको -7 कंसीडर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ओवर हियर एज -2 एंड -7। अब प्रॉब्लम यह है कि सेकंड पॉइंट कैसा आएगा। सेकंड पॉइंट के लिए आपका जो एक्चुअल पॉइंट था विच वाज -2, वहां पे आपने करना है एक टेंजेंट मार्क। तो आप टेंजेंट को करेंगे मार्क यहाँ पे। और टेंजेंट कैसे मार्क होगा, आप एक बिल्कुल शार्प पेंसिल लेंगे और एक लाइन को टच करवाएंगे फ्रॉम द कर्व। अपना जो कर्व था उससे आपने लाइन को करवाना है टच। और टच कहाँ पे करवाना है, उसी पॉइंट पे टच करवाना है जिसकी बात हो रही है विच इज x-2। तो x-2 पर आपने पॉइंट को करवाया टच, और आपके पास एक आ गया टेंजेंट। अब टेंजेंट में दूसरा पॉइंट आप टेंजेंट से ही पिक करेंगे, दैट कुड बी एनी पॉइंट फ्रॉम द टेंजेंट। नाउ दैट्स योर चॉइस। मैंने पिक किया है -3 0। एज यू कैन सी ओवर हियर इट्स -3 एंड 0 ओवर हियर। तो -3 0 मेरा सेकंड पॉइंट हो गया है। एंड नाउ आई हैव गॉट 2 points over here. I just need to pick them up and put them into my formula. पहला पॉइंट था -2 -7, और दूसरा पॉइंट था -3 0। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है कि आपका पहला पॉइंट वही होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में x-2 की बात हुई है, तो x-2 का ही पॉइंट यूज करना है पहला, भले कुछ भी हो जाए। तो पहला पॉइंट यहीं से यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट पे आपकी मर्जी है, आप जो पॉइंट चाहें टेंजेंट से उठाएं और उसको लिख दें, लेकिन टेंजेंट से उठाना जरूरी है। अब टेंजेंट क्या चीज होती है ये एक बार फिर से समझा देता हूँ। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी शेप को टच करते हुए जाती है। लाइक आई हैव अ स्ट्रेट लाइन गोइंग पास थ्रू दिस कर्व, एंड इट इज जस्ट टचिंग द कर्व एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो टेंजेंट है वो टच करते हुए जा रहा है। कट करने में और टच करने में फर्क होता है। कट कैसे होगा, कट ऐसे होगा कि आपकी जो लाइन है वो पास थ्रू होते हुए चली जाए लाइक दिस। और कट कैसे होता है, कट 2 पॉइंट्स पर है। टच कैसे होता है, टच एक पॉइंट पर होता है। और टच में आपकी जो लाइन है, जो आपका टेंजेंट है, वो सिर्फ टच करके जाएगा। इट वुड नॉट गो पास थ्रू इट, अंदर से होते हुए नहीं जाएगा, सिर्फ एक पार्ट पे टच करते हुए ये बिल्कुल करीब से गुजर जाएगा। अब टेंजेंट का एक पॉइंट तो वही लेना होता है जहां पर आप टच करवा रहे हैं, और दूसरा पॉइंट वो होता है जो आपका दिल चाहे। तो मैं ये पॉइंट पिक कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ। एक पॉइंट ये फिक्स है, दूसरा पॉइंट आपकी मर्जी पे। नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अगर किसी को कोई क्यूरी है तो टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ लें, अदरवाइज वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट
which would be the last part of this question. किसी को कोई मसला, टेंजेंट में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ओके, तो इट सीम्स लाइक एवरी वन ऑफ यू इज परफेक्टली क्लियर. ओके, परफेक्ट. तो ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. यहाँ से मैं मजीद वर्किंग करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ. आप लोगों को पता है कि ग्रेडियंट कैसे फाइंड किया जाता है. दिस वन इज x1 y1, दिस इज x2 y2. सिर्फ वैल्यूज को पकड़ें, सब्स्टिट्यूट करें और आंसर निकाल दें. नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है, एंड ओवर हियर यू नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन for 3x square plus 5x minus 15 equals to 0. अब देखें भाई, आपको मिल गई है एक नई इक्वेशन और ये है 2 मार्क्स के लिए, और मुझे फाइंड करना है इसका सोल्यूशन. तो क्या करूंगा मैं, जैसे ही मैंने देखा कि भाई एक नई इक्वेशन आ चुकी है, मैं फौरन भागूंगा किसके पास? पहली इक्वेशन के पास. पहली इक्वेशन क्या थी? y is equals to 3x square plus 5x minus 7. तो मेरी इक्वेशन आ गई है y is equals to 3x square plus 5x minus 7. तो आपने करना है आप कंपेयर. तो आप कंपेयर करें, दिस इज -15 एंड दिस इज -7. इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई -15 को मुझे डाउनग्रेड कहाँ करना है? -7 पे. तो ऐसा कुछ करना होगा कि -15 क्या बन जाए? -7 बन जाए. सो आई विल एड अप 8 ओवर हियर. मैं क्या करूंगा? 8 प्लस कर दूंगा. सो दैट -15 and +8 would return me an answer of -7. तो अब क्योंकि हम लेफ्ट साइड पर +8 कर रहे हैं, तो आपने फिर राइट साइड पे भी +8 करना है, और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 8. अब अगर आप चेक करें तो आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें और आपने जो एक नई इक्वेशन बना ली है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है लेफ्ट साइड पे. तो आपका जो राइट साइड है वो आप कंपेयर कर सकते हैं एज y इज इक्वल्स टू 8. अब मैं ना दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपके पास y इक्वल्स टू 8 आ चुका है. वापस चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ. तो होता कुछ ऐसे है कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. अब ये एक नई इक्वेशन है, तो आप सबसे पहले गए अपनी जो पुरानी इक्वेशन थी, जो इनिशियल इक्वेशन थी, उसको आपने किया पिक और लिख दिया यहाँ पर साइड बाय साइड. तो अब ये दोनों इक्वेशन साइड बाय साइड आ चुकी हैं. पहले लिखी हुई है हमारे पास नई इक्वेशन, और बाद में हमने लिखी है अपनी इनिशियल इक्वेशन पहली वाली. इन दोनों को लिखने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने 3x स्क्वायर कंपेयर करवाया. इट वाज कंप्लीटली फाइन, कंप्लीटली ओके. देन आई कंपेयर्ड 5x एंड दैट वाज फाइन एज वेल. प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम आता है जब मैंने कंपेयर करवाया -15 और -7 को. तो अब सीन ये है कि मुझे बनानी है अपनी नई इक्वेशन इन द सेम फॉर्मेट एज माय ओल्डर वन. तो पुरानी इक्वेशन जैसा ही मुझे नई इक्वेशन को बनाना है. कैसे बनेगा भाई? इसको बनाने के लिए आप ये करेंगे कि आप अपनी जो पुरानी इक्वेशन है उसको देखेंगे, उसमें लिखा है -7, और फिर नई इक्वेशन को देखेंगे जिसमें लिखा है -15. तो मुझे -15 की जगह पे क्या चाहिए? -15 की जगह पे मुझे चाहिए है -7, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय एडिंग 8 टू -15. -15 के अंदर कुछ ऐसा ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कि मुझे -7 मिल जाए. तो -15 प्लस 8 वो वाहिद पॉसिबिलिटी है जिससे आपको -7 मिलेगा. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, आप बेसिकली -15 प्लस m इज इक्वल टू -7 करें और m फाइंड करना है, या m कह लें, a कह लें, कुछ भी कह सकते हैं. तो -15 प्लस m कुछ ऐसा करना है कि -7 आ जाए मेरे पास फाइनल आंसर में. तो यहाँ से 15 को हम भेजेंगे दूसरी साइड पे,
और ये मेरे पास बन जाएगा एज m इज इक्वल्स टू -7 + 15 विच टर्न्स आउट टू बी 8। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, 8 ऐड करना है। अपनी जो नई इक्वेशन है विच इज 3x² + 5x - 15, उसके अंदर मुझे 8 को करना है प्लस। राइट साइड पे लिखा है 0। अब क्योंकि मैं लेफ्ट पर 8 प्लस कर रहा हूं तो राइट पे भी 8 को प्लस करूंगा। एंड यू वुड बी हैविंग 3x² + 5x - 7 इज इक्वल टू 8। अब आप कंपेयर करें अपनी पहली इक्वेशन को और जो आपने अभी इक्वेशन बनाई है उसको, तो आपको नजर आएगा कि लेफ्ट साइड एग्जैक्टली सेम हो चुकी है। द ओनली डिफरेंस इज ऑन द राइट साइड विच इज y एंड 8। तो y इक्वल्स टू 8 आप लिखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है 1 मार्क। ये आपको फर्स्ट मार्क रिवॉर्ड करवा देता है। वंस यू आर डन विद दिस, अब आप वापस जाएंगे ग्राफ की तरफ और ग्राफ में जाकर आपने y इक्वल्स टू 8 पर पॉइंट फाइंड करना है कि कितना आ रहा है। तो y 8 हमारे पास बन रहा है x एक्सिस में around 1.5. If you can see, we have y as 8 which is giving x as 1.5। तो x मेरे पास कितना आ चुका है, 1.5 आ चुका है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि x कितना है मेरे पास, 1.5 है जब y 8 था। तो ये मेरा होगा फाइनल आंसर विच इज x इज इक्वल्स टू 1.5। तो x इक्वल्स टू 1.5 पे मुझे फाइनल आंसर देना है और ये हो जाएगा मेरा सेकंड मार्क। I hope this is perfectly clear. And if you are guys having any sort of query, just let me know. Otherwise, we'll move forward. तो सबको समझ आ गया या किसी को कोई क्यूरी है? ओके परफेक्ट, ठीक है जी। तो अब हमारा पेपर 2 का कॉन्सेप्ट हो गया है कंप्लीट। पेपर 1 के कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं अब हम। तो आप लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत रखनी है। पेपर 1 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे आसान ही रहेगा ये, क्योंकि हम इसको एक ट्रिक के साथ करेंगे। बस उस ट्रिक में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो होता कुछ ऐसा है कि एग्जामिनर पेपर 1 में हमें देते हैं कुछ इक्वेशंस, जैसे उन्होंने कहा x² + 2 एक इक्वेशन है। फिर दूसरी इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू x³ -2। फिर तीसरी इक्वेशन मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 2x + 5। फिर मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -x³ + 5। तो ये मेरे पास 4 अलग इक्वेशंस हैं और एग्जामिनर भाई ने मुझे दे दिया है एक बंच ऑफ ग्राफ्स। तो कुछ ग्राफ्स मुझे गिवन है जो कि इस तरीके से बने हैं और एग्जामिनर मुझे कह रहे हैं दैट आई नीड टू फिगर आउट कि किस इक्वेशन के लिए कौन सा ग्राफ बनाया गया है। I'll just draw them in a smaller portion. So you have your first graph over here, then you have your second graph. Over here, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है। Then I have the third graph, which is like this. Then I have another graph which is like this. तो ये मेरे पास 4 अलग ग्राफ्स हैं। I need to figure out the possible equations for each of these graphs. तो हर एक ग्राफ की एक पॉसिबल इक्वेशन है, वो इक्वेशन मुझे करनी है फाइंड, और उस इक्वेशन को फाइंड करके मुझे अपने रिस्पेक्टिव ग्राफ पे लिखना भी है कि भाई ये इक्वेशन इस ग्राफ के लिए है, और जो भी आपकी पॉसिबल इक्वेशंस होंगी वो सब ग्राफ्स के साथ आपने लिखनी है। अब इसकी एक बहुत आसान सी लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि सबसे पहले मुझे याद करने हैं 3 टाइप के ग्राफ्स। बस 3 टाइप के ग्राफ्स हैं, वो आपको याद करने हैं।
आप डायरेक्टली राइट अवे अपनी जो इक्वेशंस हैं उनको जज कर पाएंगे फॉर द रिस्पेक्टिव ग्राफ्स। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले एक ग्राफ ये याद कर लो, दिस वन, then you have another graph which would look like this। तो एक ग्राफ आप ये याद करेंगे और एक आखिरी ग्राफ है which would look समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारे पास टोटल 3 ग्राफ्स हैं, इनको आपने करना है याद। सबसे पहले ये जो ग्राफ है इसमें आपके पास होता है एक्स स्क्वायर। इस टाइप के ग्राफ में क्या होगा, आपके पास एक्स स्क्वायर होगा। फिर इस ग्राफ में आपके पास होता है सिर्फ एक्स, और इस ग्राफ में आपके पास होता है एक्स क्यूब। तो ये आपके पास 3 टाइप के ग्राफ्स हैं। अगर इक्वेशन में आपको सिर्फ एक्स नजर आ रहा है तो इक्वेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए। अगर इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है तो आपकी जो इक्वेशन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। देन यू हैव एक्स क्यूब। तो अगर इक्वेशन में एक्स क्यूब नजर आ गया तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा, लाइक दिस। अब प्रॉब्लम ये है कि सर अगर हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आ जाए तो फिर क्या होगा। लाइक एक्स तो समझ लिया, एक्स स्क्वायर भी समझ लिया, एक्स क्यूब भी समझ लिया, लेकिन अगर नेगेटिव एक्स स्क्वायर आ जाए, नेगेटिव एक्स आ जाए या नेगेटिव एक्स क्यूब आ जाए तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर ये होगा कि हम इस ग्राफ को रिवर्ट कर देंगे, इस ग्राफ को रिवर्ट कर देंगे। मतलब अभी ये ग्राफ ऊपर नजर आ रहा है आपको, फिर यही ग्राफ आपको नीचे नजर आना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस, उल्टा हो जाएगा ये ग्राफ। सो दिस इज नेगेटिव एक्स स्क्वायर। अगर ये स्ट्रेट लाइन राइट हैंड की तरफ स्लांटेड है, नेगेटिव एक्स अगर नजर आ रहा है तो आपकी लाइन ऐसी हो जाएगी। सो दिस इज फॉर माइनस एक्स। फिर आपका जो कर्व है वो कुछ ऐसा था फॉर एक्स क्यूब। नेगेटिव एक्स क्यूब में आपका जो कर्व है वो आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। सो दिस इज योर नेगेटिव एक्स क्यूब। नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। यस, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी? जी, किसी को कोई परेशानी, कोई टेंशन, और इज एवरीवन ऑफ यू परफेक्टली क्लियर? ओके, तो सब क्लियर हैं। अब आ जाते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। तो देखें, आपकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है मुझे। अब एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ कौन सा है इन चारों में से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जी, एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ कौन सा है, कोई बता सकता है? फर्स्ट वन, वेरी गुड। तो आपको पता चल गया कि भाई ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाली इक्वेशन का ग्राफ है, और राइट अवे आपने इक्वेशन को यहाँ पर छापा और आगे बढ़ गए। अब मुझे ये बताएं कि सेकंड ग्राफ किस इक्वेशन के लिए है। अब हम इक्वेशन से नहीं, ग्राफ से जज करेंगे। तो इक्वेशन मुझे जज करनी है यहाँ पर फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो हमने ग्राफ पिक किया और अब हम इक्वेशन पिक करेंगे। तो इक्वेशन हो गई हमारे पास बी। वेरी गुड, सब चीते बन गए आप लोग, बस दुम की कमी है। तो दुम अरेंज करवा लें तो बस इंशाल्लाह फिर जंगल चलते हैं। सब चीते और शेर हो चुके हैं, डन हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपनी थर्ड लाइन या जो थर्ड ग्राफ है इसको जज करना है विद द हेल्प ऑफ एनी इक्वेशन। तो अब मेरे पास दो ही ऑप्शंस रह गए हैं, सी और डी। तो अब आप में से कोई बता सकता है सी के लिए है थर्ड या डी के लिए? सी के लिए है, वेरी गुड। वर्दा आपको समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी? इट्स y is equals to 2x plus 5. Okay, Varda, I'll explain this to you.
सबसे पहले आपने इन ग्राफ बॉडीज को याद रखना है। जो आपकी ग्राफ की कुछ डिजाइन्स हैं जो स्पेसिफिकली एक सर्टेन एक्स वैल्यू के लिए होती हैं, इनको आप रखेंगे याद। जैसे ये एक्स स्क्वायर के लिए है, फिर ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर के लिए है, देन दिस वन इज फॉर पॉजिटिव एक्स, दिस वन इज फॉर नेगेटिव एक्स, फिर ये एक्स क्यूब के लिए है और ये नेगेटिव एक्स क्यूब के लिए है। ये आपने रखना है याद। यहाँ तक तो आई होप आप क्लियर थे। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इक्वेशंस पिक करनी है और उनसे रिस्पेक्टिव ग्राफ जज करना है। लाइक दिस वन इज फॉर एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू के लिए है। तो यहाँ पर आप देखें इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, विच मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर ग्राफ वुड बी द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से हम जज कर रहे हैं यहाँ पे। इज इट क्लियर नाउ? कोई प्रॉब्लम इसमें? एक्स स्क्वायर के ग्राफ कुछ ऐसे हुआ करता था, इट वॉज समथिंग लाइक दिस। तो हमारे पास एक ही ग्राफ था जो कि यू की शेप बना रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द ग्राफ फॉर एक्स स्क्वायर प्लस टू। इज इट क्लियर नाउ? कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी इसमें? ओके परफेक्ट। तो बिल्कुल सेम काम हमने किया है एक्स क्यूब के लिए, विच इज ओवर हेयर। तो ये एक्स क्यूब कुछ ऐसे ग्राफ बनाता है, और फिर हमारे पास ओनली एक्स वाला ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड आई हैव माई 2x इक्वेशन ओवर हेयर। 2x+5 वाली इक्वेशन मेरे पास इस स्ट्रेट लाइन के लिए आ जाएगी। अब सीन ये है कि यहाँ पर आप देखें अगर, तो सिर्फ x है, ना तो एक्स स्क्वायर है ना एक्स क्यूब है। तो इसलिए उसको हमने फिर रिलेट कर दिया है विद द स्ट्रेट लाइन। तो हमने 2x+5 वाली इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के साथ सिर्फ इसलिए रिलेट किया है बिकॉज ओनली द x इज द वन व्हिच वुड गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। तो x वाली फॉर्मेशंस में ही आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। एक्स स्क्वायर में आपको मिलता है u, वेदर बी इट स्ट्रेट u और एन ऑपोजिट u। तो एक्स स्क्वायर या नेगेटिव एक्स स्क्वायर में कुछ ऐसा होता है, फिर एक्स क्यूब में आपको मिलता है कुछ ऐसा कर्व। और अब हमारे पास लास्ट जो इक्वेशन बची है वो ऑफ कोर्स फिर इसी ग्राफ के लिए होगी, विच इज गोइंग टू बी y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 5। इवन इसको भी अगर आप चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास नेगेटिव एक्स क्यूब है, और हमने अभी ही ये समझा है कि मेरे पास नेगेटिव एक्स क्यूब की लाइन कुछ ऐसे बनती है। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी? वर्दा, आर यू क्लियर नाउ ऑन दिस, और इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम? ओके परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा पेपर वन का कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। आपने बस ये जहन में रखना होता है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो ऐसे यू की शेप में बनाता है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर उल्टा यू बनाएगा। फिर एक्स की लाइन होती है राइट हैंड की तरफ स्लांटेड लाइन जो कि स्ट्रेट लाइन होगी। नेगेटिव एक्स के लिए हमारी लेफ्ट साइड पर स्लांटेड लाइन होगी, एंड दैट वुड अगेन बी अ स्ट्रेट लाइन। फिर एक्स क्यूब के लिए बनते हैं कुछ ऐसे कर्व्स, और नेगेटिव एक्स क्यूब के लिए बनते हैं कुछ ऐसे कर्व्स। नाउ द सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 13 पेपर वन हैज बिन कवर्ड। इसमें आई होप किसी को कोई क्यूरी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है ग्राफ को जहन में रखने में। लाइक आपको ग्राफ की जो पैटर्न्स हैं उनको याद रखना है। लाइक एक्स क्यूब का ग्राफ कौन सा है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कौन सा है, और सिर्फ एक्स का ग्राफ कौन सा है। सो द ग्राफ फॉर एक्स, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब हैज टू बी मेमोराइज्ड। एक सर्टेन पैटर्न पे ही होते हैं ये। आप बस ये मेमोराइज कर लें तो आप किसी भी इक्वेशन को पिक करके जज कर सकते हैं। नाउ वी आर परफेक्टली डन विद चैप्टर नंबर 13 ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो आप लोगों को तो आप पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने मूव करना है चैप्टर नंबर 14 पे, एंड दैट वुड बी ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ना तो सिर्फ मैथ से बल्कि फिजिक्स से भी रिलेट करता है। तो आप में से कोई अगर फिजिक्स का स्टूडेंट है तो उसको डेफिनेटली हेल्प होगी विद काइनेमेटिक्स, जो कि ग्राफ्स ऑफ
प्रैक्टिकल सिचुएशन है चैप्टर नंबर 14 मैथ्स में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू देन इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।